हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एचटेट पीआरटी लेवल फर्स्ट 19 दिसंबर 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके मैथ वाले पार्ट के 30 क्वेश्चंस हैं। हम उसे देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो मैंने कुछ लेक्चर्स बना दिए हैं जो कि इनके सिलेबस से रिगार्डिंग है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। एक तो बनाया है मैंने एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर, एक बनाया है मैंने इंटीजर एंगल्स के ऊपर जो कि पॉलीगन के लिए है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि 2 टू द पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/8 टू द पावर x माइनस 4 हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू पूछी हुई है। इसके लिए हमारे पास में कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले पता होना चाहिए। इस टाइप के फॉर्मूले आपको 9th क्लास में मिल जाएंगे और इस टाइप के फॉर्मूले से रिगार्डिंग और कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हुए मैं एक नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा जो कि आपको प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट थोड़ी टाइम बाद में। जैसे हमारे पास में है 1/8 है तो हम इसको लिख सकते हैं 8 टू द पावर -1 पावर कर दो, इसके ऊपर अभी एक पावर है। यदि इस पावर को माइनस टाइम कर देंगे तो ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और अब 8 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं। मतलब 2 की पावर यदि 3 किया जाए तो वो भी 8 के इक्वल होती है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस भी एज इट इज आ जाएगा। 1/8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर -3। ठीक है, अब हम इसे इसकी जगह पे रखेंगे जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। ये 2 टू द पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस टाइम 3 और जैसा पहले से ही चढ़ा हुआ पावर x माइनस 4, तो यहाँ पे भी 2 है बेस में, यहाँ पे भी बेस में 2 है। यदि बेस में दोनों जगह सेम होते हैं तो जो पावर्स होती हैं वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। दैट मीन्स 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब इस -3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3x और ये प्लस का 12 हो जाएगा। माइनस का 3x लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये हो जाएगा 5x क्योंकि 2 में जुड़े गए, और ये 3 है माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का होके 12 में जोड़ के 15 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसे 5 से डिवाइड कर देंगे 15 को, तो x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास में जो x है उसके इज इक्वल टू 3 आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारे पास में वो करेक्ट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप के जो क्वेश्चन होंगे हमारे पास में उनसे रिगार्डिंग मैं लेक्चर बना दूंगा और आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। नेक्स्ट जो एचटेट का पेपर होगा उस टाइम तक मैं पीआरटी और टीजीटी के तो मैक्सिमम लेक्चर्स बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, यदि a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए बी हो तो 8 स्टार 7 माइनस 5 स्टार 6 का मान ज्ञात कीजिए। इनका कहने का क्या मतलब है, ये a स्टार b के बराबर इतना है तो ये निकालना है। तो a की जगह 8 है और b की जगह 7 है, यहाँ पे पुट कर देना है, देन कैलकुलेट करना है। इसी प्रकार ये वाला कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा जैसे 8 स्टार 7 है तो 8 स्टार 7 ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 प्लस 7 प्लस दोनों की गुना होगी, 8 7 56, 8 7 15 प्लस 56 कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 6 और 1 7 71 हो गया। इसी प्रकार 5 और 6 का करेंगे, 5 स्टार 6 इज इक्वल टू 5 और 6 को ऐड किया जाएगा, 5 प्लस 6 और दोनों को ऐड किया जाएगा, 5 6 30, 11 और 30 ये हो गया हमारे पास 41। यहाँ से अब क्या करना है, ये इसमें से ये घटाना है, मतलब इसमें से ये घटाना है तो हमारे पास 0, ये हमारे पास हो जाएगा 30। तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर 4 ट्रू है और 30। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1 है तथा x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1 हो तो x y z का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसे सीधा करेंगे सही से, फिर इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे इजीली इधर उधर पुट करके। जैसे y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, तो इसे एलसीएम लेंगे तो z y प्लस 1 इज इक्वल टू z।
तो z के इक्वल हमारे पास ये हो गया है। फिर सेकंड हम देखेंगे तो x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1। यहाँ भी करेंगे तो xy प्लस 1 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस y की वैल्यू को यदि मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है, y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो कितनी हो जाएगी, ये वाली। तो z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जेड। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये एक्स वाई गुना में है, ठीक है, तो हो जाएगा ये एक्स वाई जेड प्लस यहाँ पे 1 इज इक्वल टू जेड। तो ये जेड इधर प्लस का है, ये भी दूसरी साइड में जाके प्लस का है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, ये 1 है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1। तो एक्स वाई जेड के इक्वल कितनी वैल्यू आ गया हमारे पास, -1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या के 1/3 के 3/4 का 1/5 भाग 24 हो तो उस संख्या का 20% क्या होगा। हमें उस संख्या का 20% निकालना है। मान लो जैसे हमारे पास में कोई संख्या x है और उसका 20% करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 20/100, तो इसे काटेंगे तो 5, मतलब x/5। 20% होता है x/5। यदि कोई संख्या x है तो हमें x/5 निकालना है। दे क्या रखा है, यदि एक संख्या का 1/3 मतलब x है हमारे पास में, उसका 1/3, उसका फिर 3/4, फिर उसका 1/5 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, हमें 24 दे रखा है। लेकिन हमें क्या निकालना है, x/5 निकालना है। x ये रहा, 5 ये रहा, इनको यहीं पे छोड़ देंगे, बाकी को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। पहले ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x/5, ये 4 बचा, ये 4 दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 × 4, देन हमारे पास 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, तो हमारे पास x/5 इज इक्वल्स टू आ गया 96। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो थर्ड है वो करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक संख्या 8 की पावर 10 गुना 7 की पावर 9 की पावर 7 गुना 7 की पावर 8 के रूप में है तो दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हमें वो कैलकुलेट करने हैं। अभाज्य मीन्स जो हमारे पास में किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, केवल अपने आप से होते हो और एक से होते हो, ठीक है। इस प्रकार के कोई भी नंबर होंगे, जैसे अभाज्य नंबर हो गए, सहभाज्य मतलब कोप्राइम नंबर्स हो गए, और हमारे पास में ऑड हो गया, इवन हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। इनके ऊपर मैं एक लेक्चर बना दूंगा, ठीक है, आप देख लेना। तो हमारे पास में क्या करना है, 8 अभाज्य नहीं है तो हम इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, जैसे मैंने फर्स्ट वाले एग्जांपल में बताया था आपको। 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ऊपर पहले ही 10 है तो 10 की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, मतलब 30 हो जाएगा। फिर इनटू है 9 है तो 9 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 लिखेंगे, 7 पहले ही है, 7 दूनी 14 हो जाएगा। इनटू में 7 तो अभाज्य है ही पहले से, 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, इन नंबर्स को ऐड कर देना है बस, तो ये हमारे पास हो जाएगा 52, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट है। इसने पूछा हुआ था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2 की पावर 30, इसका मतलब है 2 की 30 बार गुना, मतलब जो 2 है वो 30 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 30 2 अभाज्य संख्या है वो 30 बार है, ठीक है। इसी प्रकार 3 एक अभाज्य संख्या है वो 14 बार है, 7 एक अभाज्य संख्या है वो 8 बार है। तो ये 30 हो गए, 14 हो गए, 8 हो गए, इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया 52। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12, 15, 18 से भाग होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। मैंने इसके लिए तो एक लेक्चर बना दिया है, वैसे एलसीएम और एचसीएफ वाले पार्ट में है,
और आपको मैं इधर भी समझा देता हूँ क्या करना है। तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले फैक्टर निकालना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में इसके फैक्टर्स लिखेंगे हम 12, 15, 18। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, 2 से करेंगे तो 6 बार जाएगा, ये 15 एज इट इज क्योंकि 2 से नहीं जाएगा, ये 9 बार। फिर दोबारा 2 से जाएगा ये 3, ये 15, ये 9 एज इट इज। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। फिर 3 से जाएगा 1, 5, 1 आ जाएगा। फिर 5 से जाएगा 1, 1, 1। ठीक है, अब क्या करना है, जिसका जोड़ा नहीं बना है उसका हम जोड़ा बना देंगे। तो यहाँ पे 2, 2 का ये जोड़ा बन गया, 3, 3 का ये जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पे 5 है, इसका जोड़ा नहीं बना, मतलब हमें इसमें 5 से मल्टीप्लाई और कर देनी है। 2 और 2 की आपस में इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो गया, इन 3, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया, और यहाँ पे एक और 5 लिख देंगे तो 5 25 25 हो गया। अब इनके हम आपस में गुना करके लिख देंगे, 25 चौका 100 और 100 की 9 में गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 900। ठीक है, इन संख्याओं से 12, 15, 18 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या सबसे छोटी हमारे पास 900 है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में काफ़ी आराम से और प्यार से समझाया जा रहा है, क्योंकि मैं इस लेक्चर में समझाने के लिए जल्दी जल्दी करूँगा तो आपको कम समझ आएगा, तो मैं इन्हें धीरे धीरे से समझा रहा हूँ। आप ये ना सोचें कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इन क्वेश्चंस को करने में, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन से टाइम नहीं लगता है इनमें। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास में यहाँ पे 97वां है, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 20 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास में यदि हम इनका डायरेक्ट स्क्वायर ओपन कर करके ऐड करना शुरू कर दे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, हमें इस टाइप से नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका यूज करना है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस एंड सो n का स्क्वायर, हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 11 से आगे वाला स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो 1 से लेके 10 वाला पार्ट है वो गायब है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, 1 से लेके 20 तक वाले पार्ट का सम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद 1 से 10 तक वाला पार्ट निकालेंगे और उसे इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 1 से 20 तक का निकालने के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे n है जैसे ये, तो 1 से 20 निकालेंगे, n इज इक्वल टू 20 हो गया, यहाँ पे पुट कर दे। ठीक है, 1 से 20 तक वाले निकाल रहे हैं पहले, 1 से 20 वाले का स्क्वायर। ठीक है, वही है, मैंने ऐसे ही लिख दिया डायरेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू, यहाँ पे 20 और 1 21 हो जाएगा, इंटू 20 2 में गुना करेंगे देन प्लस 1 करेंगे, 20 दूनी 40 और 1 41 बटे में 6 करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से ये 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 से 7 बार कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से ये 10 बार हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28 और ये 10, ये हो गया 2870। अब हम निकालेंगे 1 से 10 तक वाली, फिर इसमें से घटा देंगे 1 का स्क्वायर देन प्लस 10 का स्क्वायर वाला एंड सो ऑन भी है बीच में। ठीक है, तो n की जगह इस बार 10 है, 10 फिर 1 की गुना करेंगे ये 11 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 दून 20 और 1 21 बटे 6 आ जाएगा फिर से। फिर हम इसे 6 से 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 यहाँ पे 3 दूनी 6 आएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 77 गुना 5, 77 गुना 5। तो 77 और 5 की आपस में गुना करेंगे तो 7 उपन्ना 35 का 5 का 7 उपन्ना 35 और 3 38। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 385। और हमें इसे क्या करना है, घटाना है, क्योंकि वो 1 से 20 तक है, ये 1 से 10 तक है, तो 11 से लेके 20 तक वाले बच जाएंगे, तो ये 5 आ गया। फिर यहाँ पे आया 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे, यहाँ पे बचा 7, 7 में से
3 जाएंगे तो ये आ गया हमारे पास 4 और यहाँ पे 1, ये 2 आ गया 2, तो ये हो गया हमारे पास 2485। तो 2485 हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है, ये करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है, मतलब को प्राइम है। तो हमारे पास को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जब हम दो नंबर्स को प्राइम कहेंगे, दो या दो से अधिक उन नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कहेंगे यदि उन नंबर्स का जो HCF होगा वो 1 हो जाएगा। HCF यदि हमेशा हमारे पास 1 आएगा, कितने भी नंबर हो A B C ऐसे करके, तो यदि इनका HCF 1 आएगा तो हम इन नंबर्स को प्राइम कहेंगे। ठीक है, और HCF जो हमारे पास में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसके लिए मैंने एक लेक्चर बना दिया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए, और लिस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए, मतलब LCM और HCF के लिए एक लेक्चर बना दिया है, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो HCF हम यहाँ से देखेंगे 7 और 49, यहाँ पे 7 है 49 है, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का, ये 7 से 7 डिवाइड हो रहा है, 49 भी डिवाइड हो रहा है, मतलब इसका HCF 7 आ रहा है। फिर 7 17 का और 25 का HCF होता है जो वो 1 होता है। फिर इसी प्रकार जो 8 और 52 है, इसका HCF हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 4 से 4 दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट 13, इसमें 13 और 91 में 13 कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसी के अंदर कॉमन है। ठीक है, मतलब जो HCF है वो केवल सेकंड वाले ऑप्शन का एक है, मतलब सेकंड हमारे पास में करेक्ट है जो को प्राइम नंबर्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 टिकट को 1 से 12 तक क्रमांकित किया गया है, यदि उनमें से एक टिकट को यादृच्छिक चयन किया जाए तो टिकट पर अंकित संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता क्या है। 2 या 3 के गुणज होने चाहिए, मतलब 1 से 12 तक के नंबर है, या तो वो 2 से डिवाइड होना चाहिए या फिर वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 1 से 12 तक के टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास में, 12 हो गए। तो जो 2 से और 3 से डिवाइड हो रहे हैं वो देखेंगे हम। 2 से डिवाइड होने वाला सबसे पहले तो 2 है, फिर 3 से डिवाइड होने वाला आ गया, फिर 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 दोनों से ही हो जाएगा, ये तो अच्छा है, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा 2 से, 9 हो जाएगा 3 से, 10 हो जाएगा 2 से, फिर 11 नहीं होगा, फिर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास 8 हो गया। और प्रायिकता होती है जो हमारे पास पॉसिबल केस कितने हो गए, ये वाले संभावना है जो, और यहाँ पे टोटल केस कितने हो गए वो हो जाता है। तो इसे 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो हमारे पास 2/3 इसकी प्रायिकता हो गई है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है गणित की प्रकृति कैसी है। जो गणित की प्रकृति होती है वो तार्किक होती है, लॉजिकल होती है, मतलब इसमें लॉजिक के द्वारा थिंकिंग की जाती है, सोचा जाता है कैसे कैसे करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों ने बीएड में या फिर जो जेबीटी होती है उधर पढ़े होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रमेश ने 2 मोटरसाइकिलों में से प्रत्येक को 54,500, मतलब ये पॉइंट नहीं है, 54,500 रुपये में बेचा। उसे एक पर 8% का लाभ हुआ और दूसरी पर 8% की हानि हुई। तो इस सौदे में हानि अथवा लाभ प्रतिशत क्या है। तो इसमें हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ पे दे रखा हो कि सेम मूल्य हो या फिर खरीदने वाला या फिर बेचने वाला, और एक पे लाभ हो या एक पे हानि हो, कुछ भी हो रहा हो, तो हमें क्या करना है। इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर्स में भी बताया कि x + y + xy कर देंगे। यहाँ पे xy क्या है, जो लाभ और हानि है। यदि लाभ हो रहा है तो उसे हम पॉजिटिव ही मान के चलेंगे, 8% का लाभ हुआ था। y हमारे पास हानि होगी तो हम उसे नेगेटिव मान लेंगे, इधर पुट कर देंगे, 8 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64 हो जाएगा, और बटे में 100 और है। ठीक है,
बटे में 100 और रह गया, 8 8 64 हो जाएगा, लेकिन माइनस का है, ठीक है, माइनस का 64 बटे में 100 आएगा। ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम यदि ठीक तरीके से लिखेंगे पॉइंट लगा के तो 0.64 हो जाएगा, और माइनस का आता है तो हम क्या कहते हैं, वो हानि है, ठीक है। तो हमारे पास 0.64% की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान 150 हो तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड एक लेक्चर बना दिया है, आप जाके उधर देख सकते हो, और इसे मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 अपॉन में n। तो ये हो जाता है एक जो पॉलीगन है उसके अंदर जो इंटीरियर एंगल है वो कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये 180 से इसे डिवाइड करेंगे दूसरी तरफ ले जाके, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे 180 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर इसे हम 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15, 3 सिंह 18, मतलब 5/6 हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, n माइनस 12, ये 6n आ जाएगा, माइनस के 12 आएगा, इज इक्वल टू n की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5n। अब इस 5n को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर 6n है प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा तो n आ जाएगा। अब ये 12 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब n के इक्वल आ गया 12। तो हमारा जो पॉलीगन है उसके अंदर 12 साइड्स हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने लेक्चर बना दिया, आप जाके देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणित शिक्षण के उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष से संबंधित है। तो ये हमारे पास में जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उस वाले लेक्चर्स, मतलब उस वाले सीरीज से है, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी को 3 भागों में बांटा गया है। एक हमारे पास होती है भावात्मक होती है, एक हमारे पास में कॉग्निटिव होती है, संज्ञानात्मक वाली होती है, और एक क्रियानात्मक होती है, ठीक है। उसमें से पूछा हुआ है कि जो भावात्मक पक्ष है उसमें से इसमें कौन सा है, ठीक है। तो भावात्मक पक्ष के अनुसार जो संगठन है वो इसका ऑप्शन है, और आप इसका जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसे जाके देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो कि इस टाइप के क्या क्या ऑप्शंस दे रखे होंगे और कौन सा इसमें से सही आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया तथा उसके पश्चात ए ने कार्य छोड़ दिया। शेष रहे कार्य पूरा करने में बी को कितना टाइम लगेगा। तो ठीक है, अब हमें ये करना है। इससे पहले यदि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए। और चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए किसी कार्य को करता है 25 दिनों में, ठीक है। फिर कह रहा है बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए इनका जो एलसीएम होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 25 और 15 है इसका एलसीएम 75 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे 25 से काटेंगे तो 25 × 75 आ जाएगा, 15 पंजे 75 आ गया, ठीक है। जो ए है वो 3 यूनिट काम करता है, बी है वो 5 यूनिट काम करता है, ठीक है। अब दोनों मिलके कितना यूनिट काम करेंगे, ए प्लस बी दोनों 8 यूनिट काम करेंगे मिलके, ठीक है। अब इसने कहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। ये एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। दोनों मिलके एक दिन में 8 यूनिट करते हैं। तो 5 दिन में दोनों मिलकर कितना करेंगे, 8 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये 40 यूनिट 5 दिन में काम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो यहाँ पे जो शेष काम बचेगा वो कितना हो जाएगा, ये 5 3, तो 35 यूनिट हमारे पास काम शेष बच जाएगा, ठीक है। फिर इसने कहा है उस काम को बी कितने दिनों में पूरा कर देगा।
तो बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। यदि 35 यूनिट को 5 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा वो आ जाएगा। यहाँ पे 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 पन्ना 35, 7 दिन। तो हमारे पास में जो बी है वो 7 दिन में जो बाकी का बचा हुआ काम है उसे कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे है 105 वाला क्वेश्चन। 13 परिणामों का औसत 65 है। यदि प्रथम 7 परिणामों का औसत 62 हो तथा अंतिम 7 परिणामों का औसत 67 हो तो 7वां परिणाम क्या होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने पहले भी समझाया हुआ है आप लोगों को कैसे होगा। तो इसमें क्या है, जो पहले हमारे पास में टोटल वो थे परिणाम थे उनका औसत 65 है, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, जैसे तो 13 इंटू 65 कर देते हैं हम। 13 इंटू 65 हो जाएगा कि टोटल अमाउंट है ये। फिर दे रखा है पहले 7 का 62 है एंड अंतिम 7 का 67 है। तो इसमें क्या हुआ, जो नंबर 6 वाला है, जो 7वां वाला परिणाम है वो 2 बार ऐड हो गया है। ठीक है, 7वां वाला परिणाम पहले फर्स्ट साइड से स्टार्ट किया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस टाइप से है और ये 13 है। ठीक है, पहले स्टार्टिंग के 7 परिणामों का औसत निकाला है, फिर लास्ट के 7 परिणामों का औसत। तो इसमें जो 7 है वो 2 बार ऐड हुआ है। ठीक है, यदि हम इसको और इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों के औसत को, तो 7 है जो वो 2 बार ऐड हो गया है। मतलब यदि हम 7वें नंबर को एक बार घटा देंगे तो दोनों ये वाले 13 औसत का परिणाम इक्वल हो जाएगा उसके। ठीक है, तो यही करते हैं अब हम। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, बहुत इजी होता है। जैसे हमारे पास में 7 परिणामों का औसत ये 62 दे रखा है एंड देन 7 जो दूसरे हैं उनका 67 दे रखा है। इसमें जो 7वां परिणाम है 2 बार ऐड हुआ है, मतलब इसको x घटा देते हैं हम, x मान लेते हैं 7वां परिणाम। तो ये हमारे पास हो जाएगा जो 13 परिणाम है उनके जो टोटल अमाउंट है उसके बराबर। तो यहां से इसे कैलकुलेट करेंगे, 7 कॉमन लेने के बाद 7 इंटू ये हो जाएगा 9 12 129 हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू 65 की इधर 13 पंजे 65 का 5 का तिरछिंग 78 78 और 6 84 या 845 हो गया। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 नाम 63 का 3 का 7 दूनी 14 और 6 20 7 एकम 7 8 और 9, ये हमारे पास 903 हो गया। ये माइनस का x है और ये हमारे पास 845 दूसरी तरफ है। इस 845 को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस 845 और ये हमारे पास हो जाएगा x दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा x। तो यहां से हम इसे घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा 8 एंड देन हमारे पास 9 में से 4 गए तो 5, ये आ गया x। तो x के बराबर हमारे पास आ गया 58। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः 60 और 48 हो तो बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीन एंड मीडियन दे रखे हैं, देन मॉड फाइंड करने के लिए बोला गया है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन। तो मीडियन हमारे पास दे रखी है 48 एंड मॉड मीन दे रखा है हमारे पास में 16। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे तो मॉड आ जाएगा। तो मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन मतलब 48 माइनस 2 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 3 8 24 का 4 का 12 14 144 माइनस ये हो जाएगा 120, तो यहाँ पे आ गया 24। जो मॉड है वो आ गया हमारे पास 24। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो थर्ड है वो करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समबाहुभुज त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है उसकी ऊंचाई क्या होगी। एक समबाहुभुज है, ठीक है,
तो समबाहुभुज बनाएंगे हम। यहां से हो जाएगा हमारे पास इस टाइप से, जैसे हमारे पास में ये एक ट्रायंगल हो गया जिसकी तीनों भुजा समान है, और हमारे पास में एक लेंथ डाल देंगे हम, ये लंबाई हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी, ऊंचाई बोल रखा है जो इसने, ठीक है। इसको h मान लेते हैं, यही हमें फाइंड करना है। जो इसकी एक साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये भी 6 है, और ये भी हमारे पास जो नीचे वाली साइड है वो भी 6 है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे हाइट डाली है परपेंडिकुलर, ये इसको दो भागों में बांट देगा, इधर भी और इधर भी। मतलब यहाँ पे 6 थी टोटल, तो ये 3 रह जाएगी, ये 3 हो गई। अब हमें पता है यहाँ से आगे जो पीजीटी थ्योरम होती है, ये हमारे पास में तिरछी रेखा होती है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जो बाकी दो बच्चे होते हैं, ठीक है। h का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, ये हो गया 36। तो ये दूसरी तरफ जाएगा, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9, h इज इक्वल टू, यहां पे हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 27, ये अंडर रूट चढ़ जाएगा, और इसको जैसे हम ठीक करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3, और फिर हमारे पास ये सेंटीमीटर में है तो आंसर सेंटीमीटर में हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां है शब्द इंजीनियर के अक्षर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। जो इंजीनियर शब्द है उससे कितने अक्षर बनाए सकते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना पड़ता है कि इसमें कितने नंबर्स हैं, टोटल नंबर काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर टोटल 8 नंबर्स हैं। तो टोटल नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास, जैसे कितने शब्द हो जाएंगे, हम वर्ड लिखते हैं पहले, टोटल वर्ड्स, और टोटल वर्ड्स ही निकालने हैं हमें, वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल नंबर कितने आए थे इसके अंदर 8 आए थे, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन में। अब क्या करना है, जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसे नीचे लिख देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे ई है, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 का फैक्टोरियल मैं इसे नीचे लिख दूंगा इनटू में। फिर यहाँ पे n को देखेंगे, n कितनी बार रिपीट है, 1 2, तो n 2 बार रिपीट हो रहा है, n को भी लिख दिया। फिर यहाँ पे g कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार ही रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे यदि मैं एक फैक्टोरियल लिखता हूं बटे में, तो एक फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक ही होता है। किसी भी नंबर को एक से डिवाइड करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो भी नंबर एक बार रिपीट होता है उसे हम बार बार बटे में नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल ई और एन ही था ऐसा जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे थे, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 8 के फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 8 7 6 5 4 3। अब 3 को हम यहीं पर रोक के फैक्टोरियल लगा देंगे क्योंकि नीचे भी 3 है, तो 3 फैक्टोरियल से उसे हम कट कर देंगे, और 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 आ जाता है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर यहां से 2 दूनी 4, ये हो जाएगा हमारे पास में। इस 5 की और 8 की गुना करेंगे तो 5 8 40 हो जाएगा, ये 40 हो गया, इनटू में ये 7 की और 6 की, ये हो जाएगा हमारे पास में 7 6 42 गुना में 2, ठीक है। ये 80 हो जाएगा, इसे 2 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको 80 बना देता हूं, ठीक है। अब 80 की और 42 की गुना कर देनी है, 42 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6 का, 8 चौक 32, 32 और 1 33, तो हमारे पास 3360, जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड है वो हमारे पास हो जाएगा 3360। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक त्रिभुज में एक कोण 50 का हो तथा शेष दोनों कोणों का अंतर 30 डिग्री हो, तो दोनों में से जो छोटा कोण है वो क्या होगा, ठीक है। तो दोनों का अंतर बोल रखा है इसने 60 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई है जो वो 30 डिग्री है, अंतर 30 डिग्री दे रखा है, तो छोटा कोण हमारे पास में क्या है, y है,
तो बड़े कौन की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें छोटा कौन पूछा हुआ है। जो कौन पूछा हुआ है उससे दूसरे वाले की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। जैसे बड़ा वाला y है, क्योंकि बड़े में से घटाने के बाद 30 आ गया, तो 30 प्लस y, ये हमारे पास बड़ा कौन हो गया। और हमको पता है जो एक ट्रायंगल होता है उसके सभी कोणों का योग 180 होता है, मतलब x प्लस वाई प्लस 50, एक कौन 50 भी है और दो कोणों में से एक x है एक y है, वो 180 हो गया। ये 50 दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे से पुट कर देंगे, ठीक है। 30 प्लस वाई, ये प्लस में पहले से y था, इज इक्वल टू 180 माइनस ये 50 है, ये हो जाएगा हमारे पास 130। ये 30 भी दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास इधर 2y इज इक्वल टू 130 माइनस 30 इज इक्वल टू ये 100 हो गया। तो y के इक्वल 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 50। हमें y की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी, क्योंकि y हमारे पास छोटा वाला एंगल है, तो y आ गया हमारे पास 50। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिला है तथा शेष पुरुष है। यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित है, तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है, हमें यह ज्ञात करना है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में इस प्रकार कोई ट्रायंगल होता है, जैसे हम छोटे बच्चों को समझाते हैं, इसके यदि हम 4 भाग कर दे और एक भाग को ऐसे कलर्ड कर देते हैं, तो पूछते हैं इसका कितना भाग कलर्ड है। तो एक भाग कलर्ड है कितने में से, 4 में से, तो 1/4 लिखते हैं इस टाइप से, ठीक है। इसमें से इसी टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे सभी के बटे में 30 दे रखा है, वहां पे 4 था बटे में, मतलब 4 भाग थे, तो हम मान लेंगे जो टोटल कर्मचारी हैं किसी भी कार्यालय के अंदर वो 30 है। तो टोटल कर्मचारी तो हमारे पास 30 है। फिर कहा है इसने जो 3/5 भाग है वो महिलाएं हैं, इसका 3/5 भाग निकाल लेंगे। 30 इंटू 3/5 भाग करेंगे तो 5 कम 5 5 30, मतलब जो 18 हैं वो महिलाएं हैं। महिला बोले तो वुमेन, ठीक है। वुमेन हमारे पास 18 हो गई। 30 में से 18 वुमेन है, तो पुरुष कितने बच जाएंगे, इसने कहा है तो शेष पुरुष है। 12 हमारे पास पुरुष बच गए, मतलब मैन। मैन हमारे पास 12 है। फिर इसने कहा है यदि महिलाओं का 2/9 भाग अनुपस्थित है, महिला 18 है, इसका 2/9 भाग निकाल लेंगे। 18 इंटू 2/9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मतलब 4 महिलाएं अनुपस्थित हैं, एब्सेंट, ठीक है। एब्सेंट जो वुमेन है। अब निकाल लेंगे हम एब्सेंट मैन। टोटल मैन हमारे पास में 12 है, भाग 1/4 एब्सेंट है, तो 12 इंटू 1/4, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास जो वुमेन है वो 4 एब्सेंट है, मैन है वो 3 एब्सेंट है। टोटल कितने एब्सेंट है हमारे पास, टोटल 7 एब्सेंट है, ठीक है। 7 एब्सेंट टोटल है, और टोटल नंबर्स कितने थे, 30 थे। इसने पूछा हुआ है तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है, तो 7/30 भाग अनुपस्थित है। तो 7/30 भाग है जो वो अनुपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में 3 करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम इसे, जैसे ये तो अभी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू किया है कि इसको 30 मान लिया है, पर यदि हम इसे प्रॉपर वे से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में x है, कोई भी कर्मचारी जो है टोटल वो x है, तो इनमें से हमारे पास महिला कितनी हो जाएंगी, ये महिला थी हमारे पास में 3/5। x पुरुष कितने बचेंगे, ये 3/5 है, 2/5 लिख गया, ये 3/5। पुरुष हमारे पास बचे 2x/5।
फिर इसने कहा है कि जो महिला है, महिलाओं का 2/9 भाग, इसका 2/9 भाग निकालेंगे। 3x/5 इंटू 2/9, ठीक है। और पुरुषों का 1/4 इंटू में 1/4, ये भाग अनुपस्थित है, हमें इसे कैलकुलेट करना है, फिर टोटल x से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए पहले सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, तो यहाँ पे ये 10 है, ये 15 है, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 30। फिर इसे करेंगे तो 15 से 15 दूनी 30, मतलब 4x हो जाएगा, 4x प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 3x, ये हो जाएगा 7x/30। ये हमारे पास अनुपस्थित भाग है, किसका? x का, तो x से डिवाइड करेंगे, 7x/30 डिवाइड में x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 7/30। तो हमारे पास इस टाइप से भी कर सकते हो इसे, और आप जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू कराया ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले यदि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो भी आए आप उसको तुरंत देख सको, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। चलते हैं। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 0.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। छोटी गोलियों की संख्या क्या होगी? इस टाइप का यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, जो पहले वाला भाग दे रखा होता है पहले हम उसका वो वॉल्यूम निकालते हैं, फिर देन छोटे वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालते हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है टोटल नंबर ऑफ गोलियां कितनी है, ठीक है। तो ऊपर वाले का निकालेंगे, इसमें दोनों में एक बात कॉमन है कि ये दोनों गोले होंगे, तो गोले का जो क्षेत्रफल जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ऐसे ही ये में बड़ा है तो इसको L लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ त्रिज्या को, फिर दूसरा भी आएगा 4/3 पाई r2 क्यूब, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल ही हो जाएगा, ये r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब करना है, बस ये चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा, ऊपर 9 था तो 9 को 3 बार गुना करेंगे, त्रिज्या 9 है, 9 9 एंड 9, अपॉन में 0.6 है, 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6। अब पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके लिए 10, इसके लिए 10 और इसके लिए 10, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई हुआ, अब इसे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये भी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर ऊपर हो जाएगा 3 3 3 के मल्टीप्लाई, तो ये 27 हो जाएगा, 27 इंटू, अब ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इस 2 से यदि मैं इसको डिवाइड करना चाहूं तो हमारे पास हो जाएगा, मतलब 8 से डिवाइड करना है इसे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो यहाँ पे 125 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 27 की, ठीक है। तो हमारे पास में जैसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा इसका 3375, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग 504 है तथा लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 55 गुना है। मतलब क्या कह रहा है, जो एलसीएम है प्लस एलसीएम प्लस एचसीएफ वो दे रखा है इसने 504, ठीक है। और फिर इसने दे रखा है हमारे पास में जो एलसीएम है, एलसीएम है वो है हमारे पास 55 एचसीएफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस एलसीएम की जगह यहां पे पुट कर देंगे, तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास में
ये 55 HCF, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 56 HCF इज इक्वल्स टू 504। अब इसे 56 से डिवाइड करेंगे तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे 56 को, HCF की वैल्यू आ जाएगी। 56 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 8 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम ये 56 एकम 56, ये 9 बार जाएगा। ठीक है, तो HCF हमारे पास 9 आ गया। और इसके लिए मैंने एक लेक्चर पहले बना दिया था कि जो LCM गुना HCF होता है वो दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, आप वो लेक्चर जाके देख सकते हो। LCM और HCF से रिगार्डिंग था। इसमें पूछा गया है यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से जो एक है A, वो 99 दे रखी है, B कैलकुलेट करनी है। तो A से डिवाइड कर देंगे LCM और HCF के मल्टीप्लाई को। LCM 55, HCF दे रखा है और HCF हमने 9 निकाल लिया है। देन B की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, B इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 55 इंटू में 9, ये HCF की जगह भी 9 लिख दिया मैंने, और खुद जो ये HCF आएगा इसकी जगह भी 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमें 99 से डिवाइड करना है जो संख्या है। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 बार जाएगा। फिर 11 से ये 55 है जो 5 बार जाएगा। फिर 9 की और 5 की गुना करेंगे तो 9 पंजे 45। तो हमारे पास जो B है वो 45 आ जाएगा, मतलब सेकंड नंबर 45 है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है एक थैली में 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के क्रम से 6:7:15 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1590 रुपये है तो थैले में 1 रुपये के सिक्के कितने हैं। यदि इस प्रकार हमें अनुपात का क्वेश्चन दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं अनुपात में। तो ये 6x, ये 7x एंड 15x। तो जो 1 रुपये के सिक्के हैं वो 7x है, तो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देन 7 में मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास 1 रुपये के टोटल सिक्के निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो टोटल धन है वो 1590 है। एक जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 6x है। यदि 6x में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रुपए निकल जाएंगे। 2 2 के कितने आएंगे, तो 6x इंटू 2 प्लस ऐसे ही 7x में यदि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपये के सिक्के निकल जाएंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई तो सीधी 7x ही आ जाएगी, और लिख देता हूं एक बार। फिर देन प्लस हो जाएगा 15x, वो हमारे पास 50 पैसे है। 50 पैसे को हम लिख सकते हैं 1/2 रुपये। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1590 हो जाएगा। 1/2 मीन्स 98 होता है इसका 50 पैसे। ठीक है, इसको एलसीएम लेके ठीक करेंगे तो यहाँ पे ये 6 दूनी 12 पहले से ही था, और 2 एलसीएम में आएगा तो ये 24x हो जाएगा। 24x प्लस ये 7 है, 2 से करूंगा तो 7 दूनी 14x, देन 15x इज इक्वल टू हो जाएगा 1590 गुना में 2 लिख देंगे। फिर इसको हम ऐड करेंगे इस चीज को, तो हमारे पास हो जाएगा ये हो गया 38 और ये 15, 53x हो जाएगा। 53x इज इक्वल टू 1590 गुना 2। तो 53 से इसे मैं डिवाइड कर दूंगा, दूसरी तरफ चला जाएगा 53। अब 53 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 नहीं, ये जाएगा 53 से 3 बार चला जाएगा। ठीक है, 50 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, और 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 159 हो गया। ठीक है, ये 30 बार जाएगा, ये 0 भी है। अब क्या हो जाएगा 30 गुना 2। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा ये 60। जो x की वैल्यू है वो 60 है, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है 7x। तो हमारे पास हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 60 बराबर 7×42, मतलब जो 420 है वो 1 रुपये के सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
3 वर्ष पूर्व रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात 5/9 तथा 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 3/5 होगा। तो सुरेश की आयु ज्ञात करने के लिए पूछी हुई है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात। सबसे पहले जो प्रेजेंट एज है, रमेश की जो आयु है, रमेश की आयु को मैं R ही मान लेता हूं और सुरेश की आयु को मैं S मान लेता हूं। ठीक है, अब यहां पूछा गया है कि 5 वर्ष पूर्व, ये 3 वर्ष पूर्व, तो दोनों में से 3 वर्ष घटा दूंगा, मतलब रमेश R-3 अपॉन S-3 इज इक्वल टू दे रखा है हमें 5/9। इसे ठीक तरीके से लिखूंगा मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो हो जाएगा 9R - 27 इज इक्वल टू ये 5S - 15। तो 9R - 5S इज इक्वल टू ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष के पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात मतलब ऐड हो जाएगा R+5 अपॉन S+5 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 5R + 25 इज इक्वल टू 3S + 15। तो ये 5R - 3S इज इक्वल टू ये आ जाएगा -10। ये माइनस का 10 है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कैलकुलेट करेंगे, मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ पे पूछा हुआ है कि सुरेश की वर्तमान आयु कितनी है, मतलब एस की वैल्यू निकालनी है। एस की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसे आर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। आर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, जो यहाँ पे कोफिशिएंट है आर के साथ में और इधर कोफिशिएंट है, दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने वैसे इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक लेक्चर बना रखा है, 2-3 लेक्चर बना रखे हैं जो कि 10th क्लास के ऊपर है और चैप्टर नंबर 3 के। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैं 5 की मल्टीप्लाई करके लिखता हूं, तो 45R - 25S इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा 45S माइनस ये कितना हो जाएगा 25S। तो ये R है पहले, 45R 25S इज इक्वल टू 60। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगी। फिर इसमें सेकंड वाले में मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा इधर, ये 45R - 27S हो जाएगा। 45R - 27S इज इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई करनी है, 10 था तो ये माइनस का 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या करूंगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2S आएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 130, 2 से डिवाइड करूंगा तो S इज इक्वल टू 6, 5। तो हमारे पास में जो सुरेश की आयु है वो 65 ये हमारे पास हो गया 9 था, मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया था, इधर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये 9 है। ठीक है, ये हमारे पास 9 और 6 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। फिर इसे 2 से काटूंगा तो मैं यहाँ पे हो जाएगा 75। तो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू है, 75। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास है यहाँ, यदि x + 1/x इज इक्वल टू 4 हो तो x टू द पावर 4 + 1/x टू द पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ था जो कि 1 मिनट का ही है, जिसको शॉर्ट वीडियो कहते हैं। तो इसे कैसे करेंगे, जैसे x + 1/x इज इक्वल टू 4 हो तो x² + 1/x² फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हो जाएगा हमारे पास x² + 1/x²
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, देन -2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 14। अब इतना हो गया, फिर इसका एक बार और अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे देन 2 घटा देंगे तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 इज इक्वल टू 194। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a है, देन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठ मीन्स हमारे पास में जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, ऑप्शन टाइप टेस्ट होता है, उसकी क्या विशेषता नहीं है। तो ये देखना, इसमें है आकलन के लिए अधिक मेहनत और प्रयास की आवश्यकता है। जैसे हमें पेपर चेक करना पड़ता है या फिर कुछ भी है तो इसे चेक करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, देख देख के बताया जा सकता है कि हाँ ये करेक्ट है, ये सही है। फिर लिख रहा है इसमें अधिक विश्वसनीयता होती है। तो जो हमारे पास में वस्तुनिष्ठ है वो विश्वसनीय होता है, क्योंकि हमें पता है जो क्वेश्चन एक आदमी एक टीचर चेक करेगा, अगर वो गलत है तो वो गलत ही होगा, 4 ऑप्शंस में से एक ही करेक्ट होता है, क्योंकि तो कोई भी टीचर चेक कर ले वो ठीक होता है। और ये वैधता, अधिक वैधता होती है, मतलब अच्छा होता है ये। ठीक है, मानकों के निर्धारण में सुगमता होती है, जो मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है, आसानी से हम इसे चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, अधिक मेहनत लगती है, अधिक प्रयास लगता है, वो गलत है। दैट मीन्स यही हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से विभाजित हो जाए, तो हमें वो ज्ञात करनी है। तो इसके लिए मैंने पहले लेक्चर बना दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो इससे विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करनी। विभाजित होने वाली संख्या मतलब एलसीएम फाइंड करना फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमें पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 15, 25, 40 और 75 का एलसीएम निकालेंगे। इसे हम 2 से करेंगे, ये 15, ये 25, यहाँ पे 20 आ जाएगा, ये 75 एज इट इज। फिर 2 से करेंगे तो ये 15, 25, ये 10, ये 75 एज इट इज। फिर 2 से करेंगे तो ये 15, 25, ये 5 हो जाएगा, देन 75। फिर 3 से करेंगे, 3 पंज 15, ये 25 का 25 आएगा, ये 5, ये 75 को करेंगे तो 3 दूनी 6 एंड देन 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। फिर अब 5 से कर देंगे, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25। फिर दोबारा 5 से कर देंगे, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह हमारे पास 1 1 1 आ गया। अब हम जो एलसीएम हो जाएगा इन सब के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, देन 24 गुना 5, 5 चौक 20, 0, 5 दूनी 10, 10 14, मतलब 5 पच्चे 25, जैसे हमारे पास हो जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यहाँ 5 5 25 हो जाएगा। 25 की और इस 4 की गुना करूंगा, जैसे ये 100 हो गया, 100 गुना में 2 तिया 6, तो हमारे पास में ये 600 आ गया है, इसका जो एलसीएम है। अब इसने पूछा हुआ है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है 4 अंकों की। तो 4 अंकों की सबसे पहले हमें बड़ी संख्या कैलकुलेट करनी है। तो इसे मैं थोड़ा मिटा देता हूं, आप लोग इजीली कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो यहां से जो एलसीएम है वो 600 हो गया है, लिख देता हूं मैं इधर, एलसीएम इज इक्वल टू 600 है। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास 9000, ये
9,999 हो गई 4 अंकों की। इससे हमें क्या करना है, 600 से डिवाइड करना है। तो एक बार जाएगा 6, यहाँ पे आ गए 9, ये 9, ये 3, एक 9 और उतार लेंगे। फिर ये हमारे पास में ये 6 से गुना करेंगे तो ये 36 आएगा। तो 6 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है, देख लेंगे अगर ज़्यादा होगा तो 0 0 6 संगे 36, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 9 9 एंड 3, तो हमारे पास में 339। यदि 9,999 में से 399 को घटा देंगे तो हमारे पास में जो गिवन संख्या होगी वो इन तीनों नंबर, ये चारों नंबर से डिवाइड हो जाएगी। मतलब 9,999 को में से 399 घटाएंगे तो ये 0,069। तो हमारे पास में जो 9600 है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। और इसे मैंने ऑप्शन से भी कैसे करते हैं वो भी बताया था कि ऑप्शन से सबसे पहले मैंने एलसीएम निकाला था, वो 600 आ रहा है। यदि 600 से सबसे पहले हम बड़े वाली संख्या की साइड से स्टार्ट करेंगे, जैसे 9800 को 600 से डिवाइड करके देखा, वो नहीं होता है। 9600 को डिवाइड करके देखेंगे तो वो पहले 9900 को डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। 9800 भी नहीं होगा, लेकिन 9600 को करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, यदि √5x - 3 = 3 √5 + 2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्या करना है, ये 3x इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे। √5x - 3 = 3 √5 + 2, ये दे रखा है। इस 3 को मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो ये √5 5x = 3 √5, ये 3 इधर जाएगा तो हमारे पास ये प्लस का हो जाएगा, मतलब प्लस का 5 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ से √5 कॉमन लेना चाहूँ तो हो जाएगा, √5 कॉमन आएगा, 3 + √5 हो जाएगा। एंड √5 से डिवाइड कर दूंगा दूसरी तरफ ले जाके इसे, ठीक है। यहाँ पे √5 से डिवाइड, यहाँ पे भी, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। x के इक्वल आ जाएगा 3 + √5। देन हमारे पास जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे है, एक छात्र ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए यदि उसने 5 विषयों में से 4 विषयों में क्रमशः 78%, 70%, 62% और 65% अंक प्राप्त किए हो तो 5वें विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो यदि हम इन परसेंटेज को हटा दें तो हमारे पास सिंपली ये है कि 4 विषय में हमें अंक ये दे रखे हैं तो 5वें विषय के निकालने हैं, और ओवरऑल जो एवरेज है 5 विषयों की वो 65 दे रखी है। मतलब इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल अंक निकल के आ जाएंगे, और इधर मैं इनको ऐड करूंगा और एक अदर से सब्जेक्ट ऐड कर दूंगा। मतलब 78 + 70 + 62 + 65 + x = 65 × 5 हो जाएगा। 5 का एवरेज होगा। अब इनको ऐड कर देंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ये 8 7 15 का 5 का 6 कम 6 दूनी 12 और 7 19 और 7 26 और 1 27, 275 + x = 5 25 25 का 5 का 5 5 30 एंड 2 32, 325 हो गया। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 325 - 275, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये 50। तो x के बराबर हमारे पास आ गया 50। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। जो अगला वाला सब्जेक्ट बचा था उसमें वो 50% अंक लेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, 5 बच्चे जो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए, 5 बच्चे हैं जो 4 वर्ष के बाद पैदा हुए हैं, की आयु का योग 55 वर्ष हो
तो सबसे बड़े बच्चे की आयु कैलकुलेट करनी है। तो सबसे बड़ा बच्चा है जो वो कितनी ईयर्स का है वो कैलकुलेट करना है। हम मान लेते हैं एक बच्चे की आयु यदि x है, देन जो दूसरा बच्चा है 4 साल बाद पैदा होगा, मतलब दूसरे की हो जाएगी x+4, देन नेक्स्ट होगा तो x+4 हो जाएगा, दैट मीन्स x+8 हो जाएगा। एंड यदि इससे पहले कोई बच्चा पैदा हुआ हो तो x-4 हो जाएगा, x-4 हो गया। एंड इससे पहले बच्चा पैदा हुआ होगा तो x-8 हो जाएगा, ठीक है, x-8 ये प्लस हो जाएगा। एंड देन इक्वल हो जाएगा ये 55 के, 55। अब क्या है यहाँ पे ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 8 माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस ये प्लस का 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 5x, क्योंकि इनको ऐड करेंगे हम 1 2 3 4 5, 5x इज इक्वल टू 55। तो x के इक्वल 11 आ जाएगा। अब जो सबसे बड़ा वाला बच्चा है वो है x+8, ये वाला सबसे बड़ा है, तो हम कर देंगे x+8 इज इक्वल टू 19। जो सबसे बड़ा वाला बच्चा है वो 19 ईयर्स का है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम वैसे भी कर सकते थे कि पहले का x है, दूसरे का x+4 है, तीसरे का x+8 है, चौथा x+12 है, एंड जो थर्ड वाला है x+16 है। तो वो इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास 55 के। यहाँ से जो x की वैल्यू आती है वो 3 आ जाती, देन 3 को ऐड करते 16 में तो भी हमारे पास 19 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे PRT HTET लेवल फर्स्ट था जो 19 दिसंबर 2021 में हुआ है। इसका जो पूरा सॉल्यूशन है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि औरों को भी समझने का मौका मिले। और आपको पसंद आ रहा है तो बेल आइकन को दबा के और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।